नमस्कार, 8 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सबसे पहले हेडलाइंस। घटती असहनशीलता पर केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की चिंता, कहा असहमति के लिए अपनाएं संयम का रास्ता, कांग्रेस की दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। आसमान पर पहुंचे दाल के दाम, बिहार में दाल के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने, मुंबई और भोपाल में विरोध प्रदर्शन। धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी पर पंजाब में विरोध तेज, जालंधर, लुधियाना समेत 4 शहरों में अर्धसैनिक बल तैनात, कबड्डी का विश्व कप भी रद्द। हरियाणा के बल्लभगढ़ में जातीय हिंसा, 2 मासूमों की मौत, 10 लाख की मदद का ऐलान, गृह मंत्रालय ने मांगी राज्य सरकार से रिपोर्ट। साथ ही भारत ने रूस को बताया असली दोस्त, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा विदेश नीति में कोई बदलाव नहीं, नेताजी से जुड़ी जानकारियां साझा करने की मांग। और अब पहली खबर। हरियाणा में फरीदाबाद के गांव सुनपेड़ में दबंगों ने एक दलित परिवार के 4 लोगों को जिंदा जला दिया। 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि पत्नी की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। वारदात की वजह पुरानी रंजिश मानी जा रही है। केंद्र ने हरियाणा से रिपोर्ट मांगी है। फरीदाबाद में सुनपेड़ गांव के इस घर में बीती रात की खौफनाक वारदात के निशान अब भी मौजूद हैं। गांव के दबंगों ने जितेंद्र के बच्चों और पत्नी पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। इसमें 9 महीने की एक बच्ची और 2 साल के एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि बच्चों की मां दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में आईसीयू में मौत से लड़ रही है। परिवार को बचाने की कोशिश में जितेंद्र के दोनों हाथ जल गए। हम सो रहे थे और किसी ने दबंग राजपूतों ने आके हमारे घर पे पेट्रोल छिड़क दिया और आग लगा दी। जो लोग हैं उनके नाम बता। अच्छा, कौन लोग थे वो जिन्होंने ऐसे आग? गांव के राजपूत जाति के लोग थे, जिनमें से बलमत के 2 पुत्र थे। इस घटना के बाद गांव में तनाव है। गुस्साए दलितों ने प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर दी। रास्ता खुलवाने पहुंची पुलिस से भी उनकी कहासुनी हुई। गांव में भारी तादाद में पुलिस बल तैनात है। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पिता पुत्र समेत 11 लोगों के खिलाफ हत्या, दंगा और दूसरी धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। गांव वाले इसे पुरानी रंजिश का नतीजा मान रहे हैं। पिछले साल भी अक्टूबर में गांव में 2 गुटों में झगड़ा हुआ था। इसमें 3 लोगों की जान चली गई थी। गाँव में 3 मर्डर हुए थे पिछले साल। आपस में रंजिश तो ऑन रिकॉर्ड है ये तो, लेकिन कौन कौन लोग इसमें हैं या नहीं है वो सारी हम इसमें तफ्तीश करेंगे। उनकी हालत कैसी बताई जा रही है जो सफदरजंग में है? सफदरजंग में गए हुए हमारे जो भाई हैं वो भी गए हुए हैं। बच्चों की हालत जो है उसमें 2 बच्चे हैं और कुछ सीरियस है। हमने एससी कमिश्नर में भी कॉपी दी और यहाँ पर थाने में भी दी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर वो कार्रवाई होती तो आज ये हादसा, इतना बड़ा हादसा नहीं होता। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वारदात पर हरियाणा से रिपोर्ट मांगी है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से बात कर दलितों पर हमले रोकने को कहा है। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को 10 लाख की मदद का ऐलान किया है। विपक्ष ने ऐसी घटनाओं पर सरकार से जवाब मांगा है। तो सरकार को पूरी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और सरकार की जवाबदेही बनती है कि इस प्रकार से जो हरियाणा के अंदर एक के बाद एक जो इस तरह की जो बातें सामने आ रही हैं, तो सरकार को जवाब देना चाहिए। दरअसल हरियाणा में जातीय हिंसा का लंबा इतिहास रहा है। साल 2010 में हिसार के मिर्चपुर गांव में दलितों के घर जलाए गए थे। इसमें एक बुजुर्ग थी और उनकी बेटी की मौत हो गई थी। घटना पर कुछ दिन पहले आई जांच आयोग की रिपोर्ट में पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया था। दुलीना, गोहाना, मिर्चपुर के बाद अब बल्लभगढ़ के सुनपेड़ गांव का नाम भी दलितों के खिलाफ हो रही अत्याचारों में शामिल हो गया है। लेकिन यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर पुलिस त्वरित कार्रवाई करती तो शायद इस दर्दनाक घटना को रोका जा सकता था और 2 मासूम बच्चों की जिंदगियां बच सकती थी। सुनपेड़ से कैमरामैन शिवम के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। और हमारे संवाददाता रविंद्र सिंह शोराण ने मौके वारदात का जायजा लिया। हम लोग फरीदाबाद के सुनपेड़ गांव में हैं, जहां पर एक दलित बस्ती में कल रात को हादसा हुआ है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि ये वो जगह है जहां पर 2 बच्चों को जिंदा जला दिया गया है और उन बच्चों की मां की हालत बहुत खराब है। हालांकि इस परिवार के पास जो है वो पुलिस की तरफ से सुरक्षा भी मुहैया कराई गई थी, लेकिन सुरक्षा कर्मी उस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं थे और जब रात के 2 बजे पेट्रोल डाल के
ये आप देख पा रहे हैं, ये जो खिड़कियां हैं, इन खिड़कियों के अंदर से जो है पेट्रोल डाला गया है। इस कमरे के अंदर पूरा परिवार सो रहा था और जब ये पेट्रोल डाला गया और आग लगी तो परिवार के मुखिया जो थे वो जागे, लेकिन इस तब तक जो है काफ़ी लेट हो गया था। परिवार के लोगों का कहना है कि दबंगों की तरफ से कई बार थ्रेट्स मिलती रही थी इस परिवार को, जिसकी जानकारी इन्होंने पुलिस को भी दी, लेकिन पुलिस ने अगर मौके पर कार्रवाई उस वक्त की होती तो शायद आज ये हादसा ना होता। और यही दिक्कत है कि आज जो है पुलिस की तरफ से नहीं की गई कार्रवाई और पुलिस की अनदेखी की वजह से जो है आज एक इतना बड़ा हादसा पेश आया। फरीदाबाद से कैमरामैन शिवम के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान फोन लाइन पर मौजूद हैं। मेरे साथ जवाहर यादव जी मौजूद हैं, ओएसडी हैं, मुख्यमंत्री हरियाणा के, और साथ ही अशोक तंवर जी हैं जो कि हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। दोनों मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले जवाहर यादव जी, आपके साथ सवाल से शुरुआत करना चाहती हूँ मैं। अब तक हरियाणा सरकार ने क्या कदम उठाया है? सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि जो हत्यारों ने किया वो तो किया ही, लेकिन पुलिस ने उस पर एक्ट नहीं किया, पुलिस ने कदम नहीं उठाया, इसलिए इन मासूम लोगों की जान गई है। देखिए, निश्चित रूप से एक जघन्य अपराध है अभी, परंतु इस पर जांच चल रही है और पुलिस ने अपना काम किया है। उस समय जो सुरक्षा कर्मी था वो भी लगभग 100 मीटर की दूरी पर था जब ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, और पुलिस ने इसके बाद तुरंत उसी सुरक्षा कर्मी ने ही अपनी गाड़ी से इनको हॉस्पिटल तक पहुंचाया था। और उसके बाद पुलिस अपनी काम कर रही है। धारा 148, 149, 452, 436, 302 और 307 के तहत मुकदमा दर्ज हो चुका है। नहीं तो पुलिस ने तो जब काम शुरू किया, जब घटना हो चुकी थी, बात यहाँ पर ये हो रही है कि 1 हफ्ता 10 दिन पहले इस परिवार को जब धमकियां मिल रही थी, जब पूरा माहौल बन रहा था कि इस परिवार की जान को खतरा हो सकता है, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई उन्होंने, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी रही। नहीं, ऐसा नहीं है कि पुलिस जब एक सुरक्षा कर्मी वहां था, मैं आपको यही बता रहा हूँ, उस रात का समय था, वो 100 मीटर की दूरी पे था। जिस तरह के और ये इस विषय पे फिलहाल मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, परंतु हरियाणा की पृष्ठभूमि में जब से मनोहर सरकार आई है, दलित उत्पीड़न कम हुआ है। इससे पहले चाहे मिर्चपुर कांड हो, और हमारे SC/ST आयोग के जो वाइस प्रेसिडेंट थे मिस्टर बरेका, जो पंजाब से कांग्रेस के विधायक है और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उन्होंने खुद कहा था आज से लगभग 2-1.5 साल पहले कि हरियाणा नंबर 1 है दलित उत्पीड़न में, और जो दलितों के केस पेंडिंग है उसमें हरियाणा की ये स्थिति थी। परंतु जब से ये सरकार आई है तो निश्चित रूप से इसके प्रति संवेदनशील है। ये होना नहीं चाहिए, इसके प्रति सरकार गंभीर है और ये निश्चित रूप से एक दुखद विषय है। आगे इसकी पुनरावृत्ति ना हो और जो गुनाहगार है उनको कानून तुरंत सजा दे सके, इसके लिए सरकार संवेदनशील है। यानी कि आप ये मान रहे हैं जवाहर यादव जी कि एक जातीय हिंसा का मामला है, ये 2 परिवारों के बीच पहचान के सवाल को हटाकर अगर एक पारिवारिक जो है रंजिश माने वो नहीं है, बल्कि मामला बाकायदा दलित और सवर्ण लोगों के बीच इस झगड़े का है। नहीं, ये आपके शब्द है, ये मेरे शब्द नहीं है। ये किस आधार पे झगड़ा हुआ, क्यों हुआ झगड़ा, किस पृष्ठभूमि का, वो तो भी जांच का विषय। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि दलितों की हालत बेहतर हुई है पहले से, यानी कि आप परिवार को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि इस ग्रुप के लोगों के साथ हिंसा हुई है। नहीं, आज तक जो हरियाणा में पहले होता रहा है वो तो मैंने इसलिए कोट किया। राजकुमार बरेका जो कि कांग्रेस के विधायक रहे, राष्ट्रीय आयोग के उपाध्यक्ष रहे, उन्होंने हरियाणा के संदर्भ में आज से 2 साल पहले टिप्पणी की थी, मैंने उसका जिक्र किया। मुझे तो मतलब इसको हम किसी जाति रंग से ना देखकर आज क्या हुआ इसकी पूरी कार्रवाई, ये जांच का विषय है, तो मैं ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहता जिससे कहीं भी जांच कुछ हो। हाँ, इतना हम ईमानदारी से कहते हैं ये सरकार निष्पक्षता से इस पर कार्रवाई करेगी, जो भी दोषी होगा उसको सजा मिलेगी, चाहे वो कोई भी हो। जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप फोन लाइन पे मौजूद रहें। अशोक तंवर जी मौजूद हैं, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। विपक्ष देखते हैं इस मुद्दे को किस तरह से ले रहा है। अशोक तंवर जी, फिलहाल हरियाणा सरकार का तो ये मानना है कि पहले से दलितों की हालत बेहतर हुई है। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त भी कुछ ही दूर पर पुलिस के जो है वो पुलिस के लोग मौजूद थे और वो खुद लेकर गए उन्हें अस्पताल। देखिए, मैं समझता हूं कि जिस तरह की बातें की जा रही है, आज ये मामला इसको देखने का नहीं है कि पहले कितना होता था अब कितना होता है, कोई ये इसका मेजरमेंट का कोई ऐसा पैमाना नहीं हमें ढूंढना चाहिए। मैं समझता हूं कि एक भी घटना वो हमें सबको शर्मसार करती है, और इन्होंने खुद कहा कि एक बहुत ही जघन्य अपराध है। एक 9 महीने की बच्ची और 2.5 साल का बच्चा अगर उसको जला दिया जाता है, मोम की तरह बच्चे पिघलते हैं, उनको यहाँ से लेकर के, पहले तो पुलिस प्रशासन की पूरी लापरवाही रही, इसमें कोई, मैं नहीं समझता कि किसी को कोई इसमें पुलिस को डिफेंड करने की जरूरत है। दूसरा, जो मामला वहां पर गए
हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ भी बच्चों के अंदर सांस थी, वहाँ पे भी लापरवाही हुई है, नहीं तो वो भी बच सकते थे। और जहाँ तक इस पूरे केस का मामला है, एक साल पहले भी इसी घर को जलाया गया था। उसके बाद एससी कमीशन में ये मामला गया था 15 जनवरी को, और वहाँ पर रिटर्न एश्योरेंस जो कमिश्नर ऑफ पुलिस फरीदाबाद हैं उनकी तरफ से दिया गया था कि इस तरह की कोई घटना नहीं घटेगी और वहाँ पर पुलिस लगाई जाएगी। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि 2 पुलिस वाले थे और वो भी जागरण देखने गए हुए थे, यहाँ पर कोई था ही नहीं। ये तो जो लोग वहां से जागरण से निकल करके आए, किसी ने आग लगी देखी, तब वो जाकर के उन्होंने बताया। और जो लेडी हैं, 2 बच्चे तो पूरी तरीके से इसमें जल करके उन्होंने दम तोड़ दिया। जो महिला हैं वो जवाहर यादव जी, क्या आप इनकी बात का जवाब देंगे? वो ये कह रहे हैं कि किस तरह से, ये साथ में नहीं, मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी जवाहर जी ने जिस तरीके से कहा कि पहले के तुलना में, खुद मुख्यमंत्री के जो उनका पैतृक गांव है बनियानी, जो रोहतक के अंदर आता है, वहां पर इस तरह की घटनाएं हुई। अभी बजीता जटान जो मुख्यमंत्री का जिला है करनाल, उसके अंदर घटना हुई। मैं खुद वहां पर होकर के आया हूँ, कुटेल में है, हर तरफ। और ये हिसार से लेकर के तमाम जिले हैं जहाँ पर मैं समझता हूँ कि ये हो सकता है सत्ता के नशे में चूर इनको नहीं दिखता हो कि कितनी दलितों के ऊपर अन्याय और अत्याचार की घटनाएं पूरे हरियाणा में हो रही है। लेकिन एक विपक्ष के नाते, क्योंकि हम सब जगह जाते हैं और हम देखते हैं, और मैं समझता हूँ कि सरकारें बदल रही हैं, हालात नहीं बदल रहे हैं। जवाहर यादव जी बताइए, क्या जवाब देंगे आप? लॉ एंड ऑर्डर राज्य का सब्जेक्ट है, स्टेट का विषय है। फिलहाल केंद्र सरकार ने जवाब भी आपसे मांगा है, कितनी जल्दी कदम उठाया जाएगा? खाली मुआवजे से जान वापस नहीं आएगी। देखिए, मुआवजे का जिक्र तो अभी तक मैंने किया नहीं, परंतु मेरा कहना है, मैंने खुद का एक जघन्य अपराध है। इस अपराध को कोई भी व्यक्ति, संवेदनशील व्यक्ति किसी भी रूप में सही तो उठाया ही नहीं सकता। निश्चित रूप से ये पाप की पराकाष्ठा है, परंतु हमारा मानना है जिसने भी अपराध किया उसको सजा मिलनी चाहिए। उनके खिलाफ जो इन्होंने अभी नाम दिए वो मुकदमे हो गए हैं, कार्रवाई जारी है। और मैं इस विषय पे, क्योंकि सामने जो मेरे मित्र हैं अशोक जी, वो तो पॉलिटिकल व्यक्ति है, तो वो ये बयानबाजी कर सकते हैं, मैं उस तरह की बयानबाजी करना नहीं चाहता। परंतु निश्चित रूप से हम ये चाहते हैं कि ये सरकार सबका साथ सबका विकास के तहत लेकर ये काम कर रही है। ये किसी को जाति विशेष में ना देखकर सबके साथ ईमानदारी से न्याय हो, उस पर ये सरकार काम करती है। और जहां तक अभी अशोक जी कह रहे थे कि 1 साल पहले की घटना ये थी, तो मैं निश्चित रूप से मानता हूं पूर्व की पहले 1 साल पहले जो सरकार थी, क्योंकि वर्तमान सरकार ने तो अभी 1 साल पूरा करना है, तो इनके मैं इस दर्द को समझता हूं कि ये, चलिए राजनीति में इस मामले को ना उलझाएं तो बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जवाहर यादव जी और अशोक तंवर जी। मेरे पास समय समाप्त हो गया है, माफ कीजिएगा। लेकिन साफ तौर पर जिस तरह के हालात बन रहे थे और पहले से ही पता चल रहा है कि वो बता रहे हैं अशोक तंवर की ये परिवार, इस परिवार पर पहले भी हमला हो चुका है, पहले भी इनका घर जलाया जा चुका है। आप अंदाजा लगाइए उस परिवार की पीड़ा का, जिनके साथ बार बार उनकी पहचान की वजह से, उनके सामाजिक पृष्ठभूमि की वजह से इस तरह का हमला होता है। पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करा चुके हैं, उसके बावजूद भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। फिलहाल पहली खबर में अभी के लिए इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। असहिष्णुता की बढ़ती आंधी, राष्ट्रपति की चिंता, मानवता को बताया सबसे बड़ा धर्म, अनेकता में एकता ही भारत की पहचान। देखिए देश देशांतर, राष्ट्रपति की नसीहत, रात 8:30 बजे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खुदरा बाजार में अरहर की दाल 210 रुपए प्रति किलो बिक रही है। इस मसले पर सियासत का दौर भी तेज होता जा रहा है। बढ़ती कीमतों के लिए केंद्र सरकार राज्यों को जिम्मेदार ठहराने में जुट गई है। केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह और रामविलास पासवान ने पटना में बढ़ती कीमतों पर सफाई दी। दोनों ने आरोप लगाया कि सस्ती दरों पर दालें मिलें, इसके लिए नीतीश कुमार ने कोई कदम नहीं उठाया। नीतीश ने केंद्र सरकार के तर्कों को हास्यास्पद करार दिया है। आसमान छूती कीमतों की वजह से आम लोगों की थाली से दाल गायब होती जा रही है। बिहार के चुनावी दंगल में दालों की ऊंची कीमतें बड़ा चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत महागठबंधन के तमाम नेता महंगाई पर केंद्र सरकार को घेरने में जुटे हैं। केंद्र सरकार के 2 बड़े मंत्रियों ने पटना में सरकार की ओर से सफाई पेश की। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने बढ़ती कीमतों के लिए राज्य सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया। केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने बिहार सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया। राज्यों को लिखा गया कि आपको कितना चाहिए, आप इसका विवरण दीजिए,
तो उसको भी, उस पत्र को भी इन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया। कीमतें जो बिहार में बढ़ी है उसके लिए यदि कोई जिम्मेवार है तो नीतीश कुमार है। आप स्टॉक लिमिट तय कीजिए। एसेंशियल कमोडिटी के एक्ट के तहत आपको कार्रवाई करने का अधिकार है, उसका उपयोग कीजिए। जो प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एक्ट है उसके अंतर्गत आप कार्रवाई कीजिए। एक भी कार्रवाई इन्होंने नहीं किया। ऊंची कीमतों पर केंद्र सरकार के तर्कों को आरजेडी जेडीयू ने बेतुका करार दिया है। राज्य सरकार की विफलता है कि गुजरात में या मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में या देश के दूसरे राज्यों में काहे दाल का दाम है। ये ऐसा हास्यास्पद बात करना किसी भी राज्य सरकार का काम है, इंपोर्ट करना। दूसरे राज्यों में भी बढ़ी कीमतों के खिलाफ अब लोग सड़क पर उतर आए हैं। मुंबई और भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। खाने पीने की चीजों के जमाखोरों से मिली हुई है और जानबूझ के जब एक त्योहार का मौसम है, दुर्गा पूजा, नवरात्रि चल रही है, दिवाली आने वाली है और ये सरकार चीजों का भाव बढ़ने दे रही है। इस बीच दिल्ली में कैबिनेट सचिव ने दालों की बढ़ती कीमतों की समीक्षा के लिए उपभोक्ता मामलों, कृषि, वाणिज्य और दूसरे संबंधित मंत्रालयों के सचिवों के साथ बैठक की। जमाखोरों पर सख्ती बढ़ती जा रही है। इस कड़ी में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के मुताबिक बीते कुछ महीनों में तेलंगाना, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र से 5800 टन दाल जब्त की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने देश में बढ़ती असहनशीलता की घटनाओं की निंदा की है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि लोगों को संयम और सभ्य तरीके से विरोध जताना चाहिए। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने ऐसी घटनाओं की निंदा की जगह सरकार से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बढ़ती असहनशीलता के मामले पर राष्ट्रपति के चिंता जताने के बाद सरकार ने भी हाल में हुई घटनाओं की निंदा की है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि लोकतंत्र में अपना पक्ष और विरोध जताने का एक तरीका है और इसमें हिंसा की कोई जगह नहीं है। अगर विरोध भी प्रकट करना है तो वो एक संयम के साथ विरोध प्रकट करना ये बेहतर होगा, लेकिन एक दूसरे को देखकर केवल ये लगे कि इस बात में प्रचार और पब्लिसिटी ज्यादा मिलती है, इसलिए ऐसे हथकंडों का हम लोग प्रयोग कर पाएं, इससे दूर रहना चाहिए। वित्त मंत्री ने दो समुदायों, जम्मू कश्मीर और पड़ोसी देशों से जुड़े मामलों में बयान देते वक्त सावधानी बरतने की सलाह दी। किसी प्रकार के दबाव से ऐसी घटना करना जो पिछले कुछ दिनों में हमने देखी है, जिसके माध्यम से अपना विरोध प्रकट करना, वो भारत में जो बहस का स्तर है लोकतंत्र का, उसको ऊपर नहीं ले जाता, उसको नीचे ले जाता है। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों ने वित्त मंत्री से ऐसी घटनाओं की निंदा की जगह दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। अगर प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और सरकार गंभीर है तो वो देश को आश्वस्त करने के लिए तमाम ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध जो उनके दल में हैं, चाहे संसदीय दल में हैं, कार्रवाई करें। कानून लागू करवाइए आप, सरकार का काम है कानून का पालन करना, उपदेश देने का और प्रवचन देने का काम नहीं है सरकार का। वित्त मंत्री के बयान को पार्टी नेताओं और सहयोगी शिवसेना को नसीहत के तौर पर देखा जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में बीफ मामले को लेकर देश के कई हिस्सों में हिंसा और तनाव की घटनाएं हुई हैं। बुद्धिजीवियों की हत्या, कॉलमिस्ट सुधींद्र कुलकर्णी और विधायक इंजीनियर राशिद पर कालिख लगाने के मामले पर केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। उधर पंजाब में पवित्र धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी के आरोप में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राज्य सरकार ने 4 जिलों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की है। राज्य में होने वाले विश्व कबड्डी कप को भी रद्द कर दिया गया है। और इस बीच कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने राज्यपाल से मिलकर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। पंजाब में धार्मिक पुस्तक की बेअदबी का विरोध बढ़ता जा रहा है। सिख संगठनों ने मंगलवार को कई शहरों में धरना प्रदर्शन किया और दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए अमृतसर, जालंधर, लुधियाना और तरनतारन में केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है। अर्धसैनिक बल की 10 कंपनियां पंजाब भेजी गई हैं। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जो को उन्होंने एक दूसरे ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਦਾਤ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ और इन दोनों को ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਰੈਸਟ भी कर लिया। इस बीच शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने शांति बनाए रखने की अपील की है। हमें अमन शांति बना के रखनी है। अगर अमन शांति का माहौल होता है, बन जाता है,
तो हम दोषियों को तलाश करके सरकार जो है वो सजाएं भी दिला सकती है। विरोध प्रदर्शन बढ़ता देख राज्य सरकार ने विश्व कबड्डी कप रद्द कर दिया है। इसका आयोजन पंजाब में 14 से 28 नवंबर तक होना था। उधर विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का पंजाब को नुकसान उठाना पड़ सकता है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है और ये एक बहुत ही खतरनाक अभिप्राय है, क्योंकि अगर पंजाब के इतिहास में आप जाओ तो इसी तरह के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ने आतंकवाद को और अलगाववाद को जन्म दिया। पंजाब में पिछले कुछ दिनों से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। सबसे पहले फरीदकोट में ऐसी घटना हुई थी। इसके बाद सिखों और पुलिस में झड़प में 2 लोगों की जान चली गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सूचना प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने आज पुणे फिल्म संस्थान के हड़ताली छात्रों से बातचीत की। दिल्ली में मंत्रालय और छात्रों के बीच ये 5वें दौर की बातचीत रही। वार्ता का कोई नतीजा तो नहीं निकला, लेकिन दोनों पक्ष आगे बात जारी रखने पर सहमत हो गए। राठौड़ ने कहा कि छात्रों का कोर्स समय पर पूरा नहीं होने पर बात हुई है और जल्द ही इसका समाधान निकाला जाएगा। उधर छात्रों ने कहा कि अध्यक्ष पद पर गजेंद्र चौहान समेत 5 नियुक्तियों पर उनका विरोध अब भी जारी है। आज की बातचीत के अंदर जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं और आज शायद स्टूडेंट से बात करके और जो गहरे मुद्दे हैं वो उजागर हुए। किस तरह से 2008 बैच इतने सालों से अपना कोर्स खत्म नहीं कर पाया, किस वजह से 2011 बैच अभी तक 1 ही साल खत्म कर पाया है और 2 साल बाकी हैं। The strike started not just because of Gajendra Chauhan. The strike started because of 5 appointments made in the FDI society, and that issue still remains. So even after the discussion with the minister, we've kind of briefed him on what our concerns were with these appointments. भ्रष्टाचार के मुद्दे पर दिल्ली पुलिस एक बार फिर से राज्य सरकार के निशाने पर है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से दिल्ली पुलिस को उनके अधीन करने की मांग की है। वहीं पुलिस कमिश्नर ने भ्रष्टाचार को लेकर दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। सीएमएस के सर्वे में दिल्ली पुलिस के सबसे भ्रष्ट होने के दावे ने दिल्ली सरकार को केंद्र पर हमले का मौका दे दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल्ली पुलिस राज्य सरकार को सौंपने की मांग की है। एसीबी के कमजोर होने की वजह से जो हमारा दायरा पहले एमसीडी और पुलिस तक था वो घटा है और निश्चित रूप से उसका असर दिख रहा है। सीएमएस इंडिया करप्शन स्टडी 2015 सर्वे में दिल्ली पुलिस में 39%, एलपीजी सेवा में 49% भ्रष्टाचार का दावा किया गया है। वहीं बिजली के मामलों में 48 और पानी की सप्लाई करने वाले विभागों में 45% भ्रष्टाचार है। वहीं पुलिस कमिश्नर ने मुख्यमंत्री को ही कटघरे में खड़ा किया। दिल्ली पुलिस की चिंता हम खुद अपने आप कर लेंगे, क्योंकि उनके यहाँ पे भी कई समस्याएं हैं। जैसा मैंने कल भी मुझे किसी जब चैनल ने पूछा था, मैंने बताया था कि साहब 6 मिनिस्टर्स में से भी करप्शन रोकना मुश्किल हो गया था, तो इसलिए उनके पास काम बहुत है, वो अपना करें, हम अपना करेंगे। ये पहला मौका नहीं है जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस को घेरने की कोशिश की हो। वो पहले भी दिल्ली में जंगल राज होने का आरोप लगा चुके हैं। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। भारत ने साफ किया है कि रूस को लेकर उसकी विदेश नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि रूस भारत का असली दोस्त है। उन्होंने रूस को भारत का जांचा परखा दोस्त करार दिया। सुषमा स्वराज भारत रूस अंतर सरकारी वार्ता में शामिल होने के लिए मॉस्को गई हुई हैं। आज उन्होंने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। इसके बाद दोनों विदेश मंत्रियों की अध्यक्षता में भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक हुई। बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापार और रक्षा सौदों की राह में आने वाले रुकावटों को दूर करने पर चर्चा हुई। इसके अलावा दिसंबर में दोनों देशों के बीच होने वाली शिखर वार्ता से निकलने वाले नतीजों पर भी चर्चा हुई। भारत ने रूस से नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी जानकारियों को साझा करने को कहा है। दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के दौरे पर जाने वाले हैं। जहाँ तक हमारे द्विपक्षीय संबंधों का सवाल है, मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि हम जब भी विश्लेषण करते हैं तो एक चीज़ पाते हैं कि पूरे विश्व में अगर हमारा कोई जांचा परखा मित्र है, असली दोस्त है, तो वो रूस है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष शहरयार खान और बीसीसीआई अध्यक्ष शशांक मनोहर के बीच दिल्ली में आज बातचीत नहीं हो सकी। इस बीच वसीम अकरम और शोएब अख्तर ने भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच मुंबई वनडे मैच में कमेंट्री नहीं करने का फैसला किया। शिवसेना के विरोध के बाद आईसीसी ने पाकिस्तानी अंपायर अलीम डार को भी बाकी 2 मैचों से हटाने का फैसला किया है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5वां वनडे मैच 25 अक्टूबर को मुंबई में होना है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर वसीम अकरम
और शोएब अख्तर इस मैच में कमेंट्री नहीं करेंगे। दोनों ने शिवसेना के रवैये को देखते हुए ये फैसला किया है। हालांकि ये दोनों 22 अक्टूबर को चेन्नई में होने वाले चौथे वनडे मैच में कमेंट्री करेंगे। इस बीच मंगलवार को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष शहरयार खान ने दिल्ली में IPL कमिश्नर राजीव शुक्ला से मुलाकात की। देखिए, ये सारी बातें बीसीसीआई अध्यक्ष तय करेंगे कि सीरीज होगी कि नहीं होगी, तो कब होगी, क्या होगा क्या नहीं। ये जब बातचीत जो है, अभी कोई बातचीत इस मामले में नहीं हो रही, जब बातचीत अगर आगे होती है तो आप लोगों को बताया जाएगा। शहरयार खान ने दोनों देशों की सीरीज को लेकर प्रस्तावित बातचीत रद्द करने पर BCCI से नाराजगी जताई है। BCCI के अधिकारियों से मिले बिना ही वो पाकिस्तान लौट रहे हैं। Nearly 48 hours have passed now, and there's been absolutely no word from the BCCI as to how they intend to move forward, to have the meeting, to reschedule it or what. Nothing at all. So I am now going home. सोमवार को मुंबई में शिवसेना समर्थकों ने BCCI मुख्यालय में घुसकर हंगामा किया था। शिवसेना की मांग है कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट रिश्तों को बहाल नहीं किया जाए। इसके बाद BCCI अध्यक्ष शशांक मनोहर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष शहरयार खान के बीच मुंबई में प्रस्तावित बैठक रद्द कर दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वीरेंद्र सहवाग ने अपने जन्मदिन के मौके पर आज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट और IPL से संन्यास का ऐलान कर दिया। 12 साल के अंतर्राष्ट्रीय करियर में उन्होंने 17,000 से ज्यादा रन बनाए। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले इकलौते भारतीय खिलाड़ी हैं वो। कई दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ियों ने विस्फोटक बल्लेबाज सहवाग को शानदार क्रिकेट करियर के लिए बधाई भी दी। It doesn't look good though. A miss hit is a long way off the cards at this stage. Well, this would appear to be Sehwag's day. What a good shot. विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने मंगलवार को अपने 37वें जन्मदिन पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। वो अब IPL में भी नहीं खेलेंगे। वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि देश के लिए खेलना एक यादगार सफर रहा। इस मौके पर उन्होंने साथी खिलाड़ियों और प्रशंसकों का शुक्रिया भी अदा किया। वो लम्हा जब मुझे टेस्ट क्रिकेट खेलने का मौका मिला तो मेरे सामने एक चैलेंज था और उसको मैंने कबूल किया और लकी था मैं कि मैंने पहले टेस्ट मैच में 100 बनाया। उसके बाद सब लोगों से तारीफ़ हुई और सब उसका टेस्ट क्रिकेट खेलना शुरू किया। आई थिंक मेरे कैरियर में जो लम्हा रहेगा सदा, जो मुझे याद रखेगा, वो टेस्ट क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच है। 12 साल के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सहवाग ने 104 टेस्ट मैच में 8,586 रन बनाए। इनमें 23 शतक और 32 अर्धशतक शामिल हैं। वो टेस्ट मैच में 13 शतक जड़ने वाले अकेले भारतीय हैं। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 319 रन और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 309 रन बनाए। वहीं 251 वनडे में 8,273 रन बनाए, जिनमें 15 शतक और 38 अर्धशतक शामिल हैं। सहवाग ने मास्टर्स चैंपियंस लीग 2020 खेलने का करार किया है। इस लीग में रिटायर्ड क्रिकेटर ही खेलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।